तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम सिन्हा आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाई शुभम में। आज हमारा नया टॉपिक है वैदिक सभ्यता का इतिहास। हमारा पहला टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से विस्तार से दिखने जानने के लिए हमारा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो आज हमारा नया टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है आर्यों की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो है एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ जो जो थी आर्यों की सभ्यता। आखिर कौन थे ये आर्य, कहाँ से आए थे, क्या है इनकी कहानी और इतिहास, इसके बारे में पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता की इतिहास में। तो होता है आर्य शब्द। आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ऐसे उत्तम व्यक्ति जो काव्य लेखन, संगीत, नृत्य कला में निपुण थे, घुड़सवारी करते थे। उनकी भाषा जो है संस्कृत थी, जिसमें उन्होंने विभिन्न जो है वैदिक साहित्यों की रचना की। वे प्रारंभ में प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन परिवर्तित वर्षों में आने वाले ऋग वैदिक युग के बाद में जो उत्तर वैदिक काल है उस समय तक उनके जो व्यवहार में और उनकी मानसिकताएं धारणाएं जो हैं परिवर्तित होती गई। तो ऋग वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल में जो भी चेंजेस आए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो है आर्यों की सभ्यता है, इसलिए जो है वैदिक सभ्यता को जो है आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो आर्य आर्य कहाँ से आए थे, आर्यों के मूल निवास के स्थान, प्रश्न अत्यंत विवादास्पद है। कोई कहता है कि ये यूरोप से आए थे, है ना, जैसे विलियम जोन्स का सिद्धांत है यूरोप से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि तिब्बत से आए थे, सॉरी। इसी प्रकार से जो मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर जो विद्वान थे, उनका कहना था कि ये जो है मध्य एशिया से आए थे। और यही जो मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि वो मध्य एशिया से आए थे। आधार इनका था भाषाई समता। जो आर्यों की जो भाषा है वो मध्य एशिया में रहने वाले लोगों की भाषा से जो है मेल खाती है, इसलिए जो है ऐसा कहा जाता है कि मध्य एशिया से उनका आगमन था। और पारसी धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन अवेस्टा, उसके आधार पर ये आर्य जो थे ईरान के रास्ते से आए थे। तो जो वैदिक काल है, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और आगे पढ़ते हैं उनकी सामाजिक दशा कैसी थी। ऋग्वैदिक समाज का आधार जो है परिवार था। मुखिया का स्थान जो है महत्वपूर्ण होता था। आधार परिवार था और पितृसत्तात्मक समाज था। स्त्रियों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी। ऋग्वैदिक काल में पुरुषों की तरह बराबरी के अधिकार प्राप्त थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है उनके अधिकार सीमित हो गए। और जो है आज की डेट में तो ऐसा है कि घूंघट ऐसा वैसा बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, लेकिन जो है उस समय ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है सर्वश्रेष्ठ थी और पुरुषों की तरह बराबरी के अधिकार प्राप्त थे। तो वैदिक काल को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल उसे कहते हैं जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल में जो है अन्य जो भी वेद हैं, तीन वेद जो है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तीनों की रचनाएं जो है उत्तर वैदिक काल में हुई। समय काल का निर्धारण जो है इस प्रकार से 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल का समय था। और अन्य सभी जो वेदों की रचना जो है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में हुई। समय काल को समझने के लिए एक और तरीका हम अपना सकते हैं। इसमें जो है ईसा मसीह जी के जन्म को जो अगर हम शून्य मानते हैं, तो आज जो वर्तमान जो समय चल रहा है 2025, वो जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद 2025 साल बाद की स्थिति है। ईसो जो है 2025 एडी चल रहा है अभी, और ईसा मसीह के जन्म के जो भी उनके जन्म के पहले के जो भी टाइम पीरियड थे उसे जो है बीसी से डिनोट किया जाता है। इसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। तो जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि 2300 से 1750 बीसी उसका टाइम पीरियड आंका गया है। तो 2300 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 2300 साल पहले से लेकर के 1750 साल पहले के बीच में जो है सिंधु घाटी विकास हुआ था। और उसी प्रकार से अभी जैसे वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच का जो टाइम पीरियड था वो वैदिक काल का टाइम पीरियड है। तो 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल था, और 1000 से 600 बीसी तक जो है उत्तर वैदिक काल का समय है। इस प्रकार से हम जो है एडी और बीसी को समझेंगे, है ना। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1000 बीसी से 600
ईसा पूर्व। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पर बनता है, आर्यों की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। और जैसे सिंधु घाटी बारे में पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी जो अर्थव्यवस्था थी वो शहरी सभ्यता थी, शहरी अर्थव्यवस्था थी। क्योंकि ग्रामीण ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे जो है कृषि पशुपालन पर निर्भर थे, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इनसे भी विकसित सभ्यता थी और वो जो है व्यापार पर निर्भर थे। तो वो जो है शहर जैसा उनका जो नगर निकाय जो था। और आगे पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो समाज का आधार था वो परिवार था। परिवार को जो है वैल्यू सबसे ज्यादा दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल का समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था, जबकि वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का समाज के बारे में बात करें तो वो मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि वहां पे मातृका देवी की मूर्ति मिली है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक और ऋग्वैदिक काल मतलब वैदिक काल जो है पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वेद में 10 मंडलों की रचना की गई है, जिसमें से 10वें मंडल में जो है पुरुष शब्द, जिस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें जो है शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति के संकेत देते हैं। लेकिन जो है उत्तर वैदिक काल में परिवार जो है पूर्णतः वर्ण में विभाजित हो गए थे। ऋग्वैदिक काल में जो है परिवार जो है वर्ण में विभाजित नहीं थे, लेकिन आगे चल करके जो है परिवार जो है वर्ण में विभाजित हो गए। 4 वर्ण में विभाजित हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का काम होता था वेदों का अध्ययन करना, ज्ञान बांटना, इस टाइप से काम होते थे। लेकिन क्षत्रिय का कार्य होता था रक्षा और न्याय दिलाना और रक्षा करना। वैश्य का कार्य होता था कृषि और व्यापार, जबकि शूद्र जाति के लोग जो थे वो सेवा में लगे होते थे। शूद्र जाति के जो देवता थे वो उनका नाम था पूषण देवता। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा होती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में त्रिस्तरीय पूजन, प्रजापति, विष्णु, रुद्र की पूजा जो है होने लगी, जिसमें से प्रजापति जो है सृष्टि निर्माता कहलाते थे, इनका स्थान जो है सर्वोच्च होता था। विष्णु जो है पालक एवं संरक्षक होते थे। रुद्र जो है पशुओं के देवता थे। रुद्र मतलब भगवान शिव को जो है पशुओं के देवता जो है माना गया है। और प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जबकि ऋग्वेद काल में जैसे कि धरती, मध्य अंतरिक्ष, ये सब प्रकृति से संबंधित है। जल, इंद्र जो है वर्षा के देवता हैं, तो पानी गिराने के लिए जो है इंद्र की जो है पूजा की जाती थी। जबकि जो है ऋग्वैदिक काल में कुल 1028 श्लोकों की रचना हुई है, जिसमें से जो है 250 श्लोक, सबसे ज्यादा श्लोक जो है इंद्र देवता को समर्पित है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बृहस्पति को जो है पुरोहित माना गया है, वो पूजा करते थे। इसके बाद में देखते हैं महिलाओं की स्थिति जो है ऋग्वैदिक काल में जो है स्थिति जो है श्रेष्ठ होती थी, लेकिन महिलाओं के अधिकार जो है आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में सीमित हो गए। यज्ञ जो है ऋग्वैदिक काल में यज्ञ जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती थी। भौतिक सुख जैसे कि वर्षा कराने के लिए या फिर सूखा मत हो भाई, ऐसा करके भगवान से प्रार्थना करते थे। लेकिन यहीं पे उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो है कठिन मान्यताओं को लेकर के यज्ञ होने लगे। जैसे कि आज के समय में भी जो यज्ञ होता है कठिन मान्यताओं को लेकर के, कुछ भी उनकी कामनाएं होती है उनको लेकर के वो लोग यज्ञ करते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में सिर्फ भौतिक सुखों की प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ किए जाते थे। उस समय जो है ऋग्वैदिक काल में पुरोहितों की अनिवार्यता नहीं थी, मतलब पंडित जी को बुलाना कोई आवश्यक नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है कठिन मान्यताओं को लेकर यज्ञ होने लगे। तो कठिन मान्यताओं को लेकर यज्ञ होंगे तो पुरोहित को बुलाना तो अनिवार्य होगा ही। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख फसल थी जौ मतलब कि जौ को जो है संस्कृत में यव बोला जाता है, ठीक है ना। और जैसे कि ऋग्वैदिक काल में जो है आश्रम व्यवस्था ये सब नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आगे चल करके आश्रम और गोत्र व्यवस्था की रचना हो गई। आश्रम जो है 4 मानव जिंदगी को 100 साल मान करके आश्रम व्यवस्था में बांटा गया था, जिसमें से उसके 25 वर्ष जो है ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस प्रकार से 4 आश्रमों में जो है मानव जीवन को बांट दिया गया। और गोत्र जो है गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हो गई। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई। गोत्र का अर्थ होता है मूल पुरुष के वंशज, मतलब जैसे एक ही पिता के वंश को जो है एक ही पिता से के जो वंश है आने वाले, उनको जो है एक ही गोत्र के माने जाते हैं। इसीलिए आज भी एक गोत्र से मिल जाता है तो उनमें शादी नहीं होती, क्योंकि उनको भाई बहन ऐसा कुछ मान लिया जाता है। तो गोत्र व्यवस्था की शुरुआत जो है उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। ऋग्वैदिक कार्य जो है पशुपालन पर निर्भर थे। प्रारंभ में हालांकि शिकार पर निर्भर थे, लेकिन ऋग्वैदिक आर्य जो है मेनली जो है पशुपालन पर निर्भर थे। पशुपालन तो बना रहा उत्तर वैदिक काल में, लेकिन
उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई, आयरन, लोहे की खोज हुई। अब लोहे की खोज हो गई तो फिर कृषि कार्य करना और भी आसान हो गया, तो कृषि कार्य भी प्रारंभ किया गया। उत्तर वैदिक काल में ही कृषि कार्य का प्रारंभ माना गया। और लोहे को जो है आर्य लोग जो है कृष्ण अयस बोलते थे, कृष्ण अयस बोलते थे लोहे को। और कृषि प्रारंभ और चावल की खेती प्रारंभ हुआ इसी समय में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी और ना ही उस समय में चावल की खोज हुई थी। चावल के बारे खेती नहीं करते थे उस समय, उन लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की खोज हुई और लोहे की खोज से कृषि करना आसान हुआ। कृषि जब किए तो चावल का उत्पादन हुआ। इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। वैदिक काल में जो है निष्क नामक स्वर्ण आभूषण, निष्क जो है एक सोने का हार होता था जिसका जो है उपयोग जो है विनिमय के लिए, मतलब वस्तु विनिमय के लिए जो है निष्क नामक स्वर्ण आभूषण का उपयोग किया जाता था। और तौल की इकाई जो थी मना थी, तौल की इकाई जो है मना थी। जैसे तौल की इकाई वर्तमान में क्या है, किलोग्राम, लीटर, ये सब तौल की इकाइयां हैं, लेकिन उस समय जो है तौल की इकाई जो है मना थी। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के आसपास में ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, जबकि वैदिक सभ्यता का विकास जो है माना जाता है सरस्वती नदी के आसपास में हुआ। ऋग्वैदिक काल में जो है राजनीति की 4 इकाइयां थी, जन, विष और ग्राम और कुल। कुल जो है राजनीति की सबसे छोटी इकाई जो है कुल थी, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और जिसका प्रमुख होता था कुलप, ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामणी, विष का प्रमुख होता था विषपति, जन का प्रमुख होता था राजन, मतलब जो राजा होता था वो जो है जन का प्रमुख होता था। और उनकी जो पत्नी होती थी, पटरानी होती थी, वो महिषी कहलाती थी। ठीक है। और वैदिक काल में जो है गाय को अघन्या माना गया है। अघन्या मतलब जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, उनके उसको जो है सबसे ज्यादा पूजा पाठ किया जाता था गाय को जो है। और ऐसा माना जाता था जिसके पास में गाय हैं वो सबसे ज्यादा अमीर उस समय माना जाता था, जिसकी प्रमुख संपत्ति जो है गोधन हुआ करती थी। और राजनीति की सारी गई थी जन, विष, ग्राम, कुल, जिसमें से प्रमुख जो है सबसे प्रमुख होता था राजा। और राजा जो है जनता की रक्षा, इसका कार्य होता था जनता की रक्षा करना। और उसके बदले में जो जनता होती थी बलि रूपी कर जो है राजा को प्रदान करती थी। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता हेतु प्रमुख अधिकारी होते थे, 3 अधिकारी होते थे, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी, जिसमें से ग्राम जो है ग्राम का प्रमुख होता था, सेना का प्रमुख होता था सेनानी, और पूजा पाठ करने वाले जो अधिकारी होते थे वो जो है पुरोहित कहलाते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता हेतु 12 रत्नीन होते थे, इसलिए मैंने इसको रत्नीन 12 करके याद किया था इसको जो है। तो उत्तर वैदिक काल में रत्नीन नामक संस्था हुई। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्था होती थी। सभा नामक संस्था जो है मंत्री परिषद होती, मंत्रियों की संस्था को जो है सभा कहा जाता था। और समिति जो है आम जनता की संस्था होती थी। इसका कार्य होता था राजा को चुनाव करना, राजा को चुनना। अन्य आने वाले समय में राजा के अधिकार में काफी वृद्धि हो गई। सभा और समिति के अधिकार जो है सीमित हो गए। मतलब विदथ जो है आर्यों की प्राचीनतम परिषद थी, उन लोगों का एक ग्रुप होता था। ऋग्वैदिक काल में ज्यादातर संघर्ष जो है पशुओं को लेकर होता था, क्योंकि प्रमुख संपत्ति गोधन था। तो जिसके पास में ज्यादा गोधन थे, जिसके पास में ज्यादा पशुएं रहते थे, तो वो ज्यादा अमीर होता था, इसलिए उसको लेकर के ज्यादा झगड़ा होता था। संघर्ष में वृद्धि हो गई उत्तर वैदिक काल में, जिससे जो है राजवंशों का उदय हो गया, पैतृक राज व्यवस्था का प्रचलन हो गया, राजा का बेटा राजा बनने लग गया। इस प्रकार से पैतृक राज व्यवस्था का प्रचलन जो है उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। प्राचीन काल में आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, प्रारंभ में शिकार पर निर्भर थे। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि प्रारंभ हो गया। जाति प्रथा जो है कर्म के आधार पर, जो काम करेगा, जो जैसा काम करेगा वो उसके आधार पर जाति प्रथा होता था। लेकिन अब जन्म के आधार पर जाति प्रथा होने लग गई। मतलब कि अगर जैसे लोहार का बेटा है वो कुछ भी कार्य करे, लेकिन उसको जो है लोहार की जात का ही बोलेंगे। लेकिन उस समय कर्म के आधार पर जो जिस कार्य को करता था वो उस जाति का कहलाता था। अर्थव्यवस्था जो है ग्रामीण थी, और ये जो है प्राक शहरी मतलब शहरी सभ्यता से जस्ट पहले जैसे, तो ग्रामीण सभ्यता थी ऋग्वैदिक काल की सभ्यता अर्थव्यवस्था जो है, और उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था है वो प्राक शहरी थी। इस प्रकार हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया है। हमारा अगला टॉपिक होगा वैदिक साहित्य, जिसमें हम वेद पुराणों से संबंधित तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।